हाँ भाई, यही तो था स्पेक्ट्रल सीरीज। पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज ही था ना। ये बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लैम्डा, या एच एफ लिखते हैं, या 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर लिखते हैं। और अगर मान लो हम तुमसे कहें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो होता है भाई साहब। और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाँ, किसको? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को। सारे आइसोटोप्स नहीं होते ना भाई, सबके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा? जो 1h2 होगा उसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। बस उन्हीं की बात करेंगे जिनके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा भाई, क्या क्या एग्जाम्पल है बता दो। हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया? अरे भाई हीलियम प्लस हो गया, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम +2 हो गया, और बेरिलियम +3 हो गया। यही 3 होते हैं जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, ठीक है ना। अब सोचिए इसमें कोई नई बात है नहीं, बहुत बेसिक सी कहानी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होना चाहता है, चाहता है ना। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक पोटेंशियल या टोटल? टोटल। तो जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे क्या उसको 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लोगे ना। और पोटेंशियल एनर्जी को -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक एटम है, देखिएगा ये एक एटम है, ये इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, क्लियर है ना। ये इसका जो पहला ऑर्बिट दिख रहा है ये इसका ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसा है, ठीक है। थर्ड डबल हो गया अच्छा ओके। जीरो मतलब ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अरे क्लियर है? नहीं, ये ग्राउंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कितना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है ना। ऐसे ही तो होता है एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही तो चलता है, एक ज्यादा चलता है ना। हाँ। तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हम इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालने की कोशिश करें, तो हम बात कर रहे हैं उन एटम्स की जिनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बस एक मात्र इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइट करने की कोशिश करें, जैसे जो आउटर ऑर्बिट 1 में इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे बताओगे? कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है किसी भी गिवन ऑर्बिट में वो कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे होता है ना।
तो कहा जाता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक से कहीं गया, एक से दो गया, एक से तीन गया, एक से चार गया, एक से पांच गया, कहीं भी गया, तो उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिफाइन किया। जैसे हम ऑर्बिट वन की बात करें, E1 की बात करें, तो E1 कितना होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए बोलो अगर, H एटम के लिए कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम में Z कितना है, 1, और N भी कितना है, 1। अगर E2 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, -13.6, और Z का वैल्यू कितना है जी, अरे Z का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 4, दो दूना 4 हो जाएगा ना। तो E2 कितना आ जाएगा यहां से, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा E3, -13.6 इंटू 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना, 1.51, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 कितना, -13.6 इंटू 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85, 84, 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 निकालोगे तो -13.61/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 0.5 आता है क्या, हाँ 0.51 होता है क्या, 54 होता है पक्का, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E6 का कितना होगा, बस इसका एक का और बता दो, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा, बोलो 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 बोलो, 1/36 कितना होगा, 0.34, 37, देख लो कैलकुलेट कर लो कितना। तो माइनस में 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो आपको ये डेटा याद रहना चाहिए, दूसरी बात इसके साथ इनके बीच का एनर्जी गैप भी याद रहना चाहिए। पहले और दूसरे के बीच में कितना है, 10.2, देख लो माइनस कर करके बताओ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच का कितना है, इन दोनों के बीच का, बोलो बोलो, 1.51 में से 3.4 माइनस करो ना यार, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलो फटाफट, 1.89, ये हो गया अपने पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा पहले और तीसरे में कितना है, पहले और तीसरे में 12.01, हाँ कितना भाई, बोलो 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 बोलो, एनर्जी लेवल्स तुम्हें याद रहने चाहिए भाई, इन दोनों को जोड़ दो ना, तो कितना 9 हो गया, और 8 2 10 हो गया, और 11 1 12 हो गया, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तुम्हारे सिलेबस में जो जहां ये एनर्जी गैप्स का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है वो है नहीं, एक टॉपिक होता है एटॉमिक कोलिजन, नाम सुने हो कभी, एटॉमिक कोलिजन का नाम नहीं सुने हो। उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से, जैसे एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, उससे एक न्यूट्रॉन टकराता है, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन जब टकराएगा, या एक हीलियम पार्टिकल है उससे जब न्यूट्रॉन टकराएगा, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जब उससे कोई न्यूट्रॉन टकराएगा, तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे मान लो दो पार्टिकल्स से टकराए, तो कोलिजन तीन तरह के पॉसिबल है, कौन कौन से, एक इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, और एक परफेक्टली इनइलास्टिक। मान लो कि जो एनर्जी, दो चीजें टकराई, दो पार्टिकल्स टकराए और एनर्जी लॉस हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने का हुआ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो तरह के कोलिजन पॉसिबल होंगे, एक तो होगा परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों, जो एनर्जी का लॉस पॉसिबल है, कितना है, कितना बोला मैंने, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हो ये जरूरी नहीं है। क्या एटम की शुरुआत में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो ये जरूरी नहीं है, नहीं है, उससे ज्यादा भी एनर्जी मिल जाए तो हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। अगर हो गया तो क्या वो पूरी एनर्जी ले जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी लॉस हमको दिख रहा है, क्लियर है ना, तो हुआ क्या कि वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी लॉस हो गया तो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, क्लियर है। और अगर नहीं हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक, बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान लो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, क्या हो गया,
12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 10.2 या 12.09? और हमने क्या कहा? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसमें दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन बनेगी कि भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कुछ भी लॉस ना हो, तो क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक। अरे क्लैरिटी है? दूसरी सिचुएशन होगी कि 12 में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो गया हो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइटेशन में चला गया, तो भाई बची हुई एनर्जी तो है ना, तो क्या होगा? पार्शियली इलास्टिक। क्या होगा? पार्शियली इलास्टिक। और तीसरा, कुछ भी ना हो। भाई एक्साइटेशन जरूरी है क्या इलेक्ट्रॉन का? ना हो तो क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली, जब कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है ना? तो यहां तीन सिचुएशन बन सकती है, या तो परफेक्टली इलास्टिक होगा, या मतलब दो सिचुएशन बन सकती है, या तो परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली पार्शियली इन इलास्टिक होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं हो सकता। परफेक्टली इन इलास्टिक में उसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पूरी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, वो कभी कर ही नहीं सकता। वो कितना कर सकता है? या तो 10.2 करेगा या 12.09 करेगा, वो 12 नहीं कंज्यूम कर सकता। छोड़ो, अभी आएगा, बाद में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। देखो, तो उसलिए एनर्जी गैप से याद रहना बहुत जरूरी होता है कि जो रिजल्ट निकल के आता है, डायरेक्टली हम रिजल्ट देख के बता पाए कि कोलिजन किस तरह का हो रहा है। तो हमको एनर्जी गैप पता रहेगा तभी बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये पढ़े हो, क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक कोलिजन तो है ही है, नहीं नहीं है, सिलेबस में ही नहीं मेंशन है। एक और टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, रिकॉइल स्पीड। नाम सुने रिकॉइल स्पीड का? एक फोटोन निकल जाता है, अरे क्लियर है, रफ्तार मिल जाती है। चलो बताऊंगा अभी, आओ। ठीक है, छोड़ो। देखो, मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन एक दिन किसी दिन क्लास लगा के मैं पढ़ा दूंगा जितने भी टॉपिक्स मेंशन नहीं है, क्योंकि अभी अपने को थोड़ा सिलेबस भी मेंटेन करके चल। जैसे एक्सरे, ठीक है, एक लेक्चर का है एक्सरे। एक है अपने पास इसमें एटॉमिक फिजिक्स में अपने पास है एटॉमिक कोलिजन और रिकॉइल स्पीड, और बस ये दो टॉपिक हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना? बस ये दो टॉपिक हैं। हाँ, और न्यूक्लियर में तो पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, सिखा दूंगा रेडियो एक्टिविटी। ये बताओ, E3 और E4 के बीच का गैप बताओ तो। 0.66। अरे 0.66, थोड़ा पेन चला लो यार, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको यार। 0.66, इसके बाद इन दोनों का 0.30, और इन दोनों का 0. बोलो 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 भाई, 0.17। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा चार्ट याद रहना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो 1 से एक्साइट हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू आयोनाइज एन एटम, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को उड़ा के क्या बना देना है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो ग्राउंड स्टेट में है, अगर आपने इसको कितनी एनर्जी दे दी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा? उड़ के कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो हम कहे कि हम एनर्जी दिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितने का? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? सेकंड में ना। 12.9 का दोगे तो कहां जाएगा? 12.09 का दोगे तो कहां होगा? थर्ड ऑर्बिट में। अरे क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो क्या ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का बस एकमात्र तरीका है, यू कैन गिव देम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और दूसरा कोई तरीका नहीं। अरे क्लैरिटी? तो जब हम इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन देते हैं, तो ये एक्साइट होकर मान लीजिए चले गए कहां पर? पांचवें में। खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कहां चले गए? पांचवें में। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 5 से कहां है डायरेक्टली? 1 में। ये आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकते हैं। ये यहां से यहां गए हैं तो ये 5 से 1 में आ सकते हैं। क्लियर है क्या? अरे बात समझ रहे हो क्या? 6 से या छठे में गए हैं तो 6 से 1 में आ सकते हैं, लेकिन 6 से 1 में ही आए ये जरूरी नहीं है।
6 से 2 में आ सकते हैं और फिर 2 से कहां आ सकते हैं, 1 में। क्लैरिटी है? इस तरह का ऑर्बिटल फॉल होता है। क्लियर? हाँ, डायरेक्टली भी आ सकता है। देखो पहला वाला कैसे आया, डायरेक्टली। दूसरा वाला कैसे आया, 6 से कहां गया, 2, 2 से कहां गया, 1। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी 6 से 3, 3 से 1। अभी दो दो स्टेप वाला बनाते हैं। फिर उसके बाद 6 से 4, 4 से 1, फिर 6 से 5, 5 से 1। क्लियर है क्या? और सोचो और क्या बना सकते हो। अरे बोलो, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 1, 6 से 5, 5 से 3 और 3 से 1। ऐसी खूब सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। क्लियर है ना? तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल सकते हैं। देखिए, गया तो क्या एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन लेकर गया? अरे गया कि नहीं गया? वही फोटोन ले जाएगा जिसका एनर्जी डिफरेंस 1 और 6 के बीच में होगा। अरे क्लियर है? एक में एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 में कितनी है, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 में से 0.37 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ। 13.6 में से 0.37 माइनस करोगे तो 13.23 मिलेगा। जो फोटोन उसने एब्जॉर्व किया वो एब्जॉर्व किया 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्यों 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 क्यों? जो फोटोन एब्जॉर्व किया वो कितने का किया, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अरे किया ना? क्यों? कहां से कहां गया है, एक से कहां गया है, छठे में ना। अरे एक से कहां गया है, छठे में ना। तो 1 से 6 में जाने के लिए कितना फोटोन चाहिए, कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए? तो एनर्जी ऑफ फोटोन में आप क्या लिखे हैं, E1 माइनस E6 लिखे है ना। कितना आया ये, बोलो 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 बोलो, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी का फोटोन आपको चाहिए, अरे चाहिए ना। इस लेवल में एनर्जी कम थी, यहां एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी में गए हैं, तो आपको फोटोन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितने का चाहिए, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में गए हैं या छठे ऑर्बिट में गए हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स ने कौन सी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्व किया है, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स को एब्जॉर्व किया है। क्लियर? अब सोचो, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स को एब्जॉर्व किया और कहां से कहां गए, 1 से लेकर 6, तो फिर क्या 6 से 1 आए? तो अगर 6 से 1 आए होंगे तो जो एनर्जी एब्जॉर्व करी क्या वही एनर्जी एमिट कर देंगे। तो जो फोटोन एब्जॉर्व किया है वो फोटोन आपको मिल जाएगा। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करेंगे ये जरूरी नहीं है। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ये फिनोमेना प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा कि लाओ पड़ोस में कोई घर देखते हैं, वहां स्टेबिलिटी है क्या। अगर पड़ोस के किसी घर में स्टेबिलिटी है तो थोड़ा सा एनर्जी दे के वहां स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। फिर क्या लगेगा, नहीं नहीं नहीं, यहां भी स्टेबल नहीं है, चलो अपने घर चलो। कुछ होंगे हर बार अपने पड़ोस में घर देखते 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 आएंगे। तो सोचो, जो यहां से 1 से 2 आया तो क्या कुछ फोटोन एमिट किया होगा। 6 से 2 आया, कहां से कहां आया, 6 से 2। तो 6 से 2 के बीच में एनर्जी गैप कितना है, देखो 6 से 2 में यहां पे कितना है, -3.4, और यहां पे कितना है, 0.37। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उस एनर्जी का फोटोन ये एमिट करेगा। क्या वो एब्जॉर्ब किया था, बताओ। उस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब बस कितने का किया था, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब वो 6 से 1 में गिरा तो 13.23 को एब्जॉर्ब किया था, तो 13.23 के फोटॉन्स को एमिट किया। लेकिन जब वो 6 से 3 में आया, 3 से 1 में आया, तो 6 से 3 में एक अलग फोटोन दिया, 3 से 1 में एक अलग फोटोन दिया। 6 से 2 में आया तो अलग फोटोन दिया, 2 से 1 में आया तो अलग फोटोन दिया। अरे क्लैरिटी है क्या? इस तरह के फोटॉन्स उसने कोई एब्जॉर्ब किए थे, नहीं। जो एब्जॉर्ब नहीं किए थे वो भी फोटॉन्स उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने दिए। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक कैलकुलेशन होती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। ये होता है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। कहां से इलेक्ट्रॉन गिरा है, छठे से ना, छठे से ना। कहां गिरा है, 1 में, ग्राउंड स्टेट में ना। छठे से कहां गिरा है, ग्राउंड स्टेट में। तो कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस है,
6 इंटू 6 माइनस 1/2 कितना हो गया? 15। 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी, मतलब 15 तरह के फोटॉन्स आपको मिलेंगे। बात समझे कि नहीं? 15 स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है कि 15 तरह के फोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। जो एब्जॉर्ब हुए थे वो तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ 14 और दिखेंगे। अरे क्लैरिटी है? चलिए, ये है बेसिक बेसिक हमारी कहानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे सीरीज बनती है जिसका नाम रखा जाता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, बस केवल बकवास सी बात है, केवल एनर्जी डिफरेंस। क्या बहुत टफ है भाई? हाँ हाँ, सुन 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 देख। अब क्या चाहिए? हाँ, पानी। अरे यार थैंक यू यार, अरे कोई नहीं यार, थैंक यू। सुनो भाई, नहीं ठंडा नहीं हुआ, इतना ही गर्म चाहिए। चलो नेता इधर ध्यान दो, बच्चा बच्चा, बस 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 भाई बस। सुनो देखो, इधर ध्यान दो। एक बात, मुद्दे वाली बात, क्या कि जो गोल गोल ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हीं ऑर्बिटल्स को हम ऐसे वन एक एक लाइन खींच के बता रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर हम, सुनिए, अगर हम ग्राउंड स्टेट में हैं, कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। इधर हम हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं और इधर हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के लिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नॉर्मल एटम के लिए कितना होगा? -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो होगा, अपॉन एन स्क्वायर क्यों लिखेगा भाई? फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे में कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, अभी तो निकाले थे, सेकंड वाले में क्या निकाले? 3.4। तो ये हो गया कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां कितना होगा? -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा और ऊपर जाओगे, क्या एनर्जी गैप थोड़ा और कम हो जाएगा? अरे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना? ये कितना? -1.5 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा और ऊपर जाओगे, क्या और एनर्जी गैप कम हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां कितना? -0.84 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा और ऊपर जाओगे, क्या गैप और कम हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां कितना? -0.54 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑर्बिटल्स। तुम लोगों ने आज के पहले कभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ा हो तो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा होगा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इन्हीं ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। जो बैंड ऐसे दिखता है ना, वो यही एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये एनर्जी लेवल्स थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि जैसे मान लो यहां पर पड़ोस में 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है इस एनर्जी लेवल में, तो वो कोलिशन करेंगे कि नहीं करेंगे? कोलिशन करेंगे। तो जब कोलाइड करेंगे तो एक एनर्जी देगा और एक एनर्जी लेगा। जो एनर्जी लेगा उसका एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और जो एनर्जी देगा उसका एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो ये बैंड बन जाता है, ये एनर्जी बैंड बन जाता है, जिसको कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अभी आगे आएगा, हाँ सब आएगा, बढ़िया आएगा एकदम। ये जो एनर्जी लिखे हैं, ये कौन सी एनर्जी लिखे हैं? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? टोटल एनर्जी। अगर अपने को टोटल एनर्जी पता है, क्या हम कोई सी भी एनर्जी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना, काइनेटिक भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं? अच्छा, एक ऑर्बिट और बना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। कौन सा वाला था? 1 2 3 4 5, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे कितना? -0.37 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो होगा क्या कि इस फर्स्ट स्टेट में, इस फर्स्ट स्टेट में मतलब इसको कह लो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या इनफाइनाइट से आ सकते हैं? अरे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं? ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। कहा? यहां से भी आ सकते हैं, अरे यहां से भी आ सकते हैं,
यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा एनर्जी लेवल है। जो इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट से लेकर डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वो जो फोटॉन्स एमिट करते हैं, उन फोटॉन्स को कहा जाता है कौन सा रीजन भैया? अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है ना? और इसको जिस आदमी ने खोजा था उसका नाम था लाइमन। लाइमन सीरीज। क्लियर है क्या? दूसरी सिचुएशन बनी कि इलेक्ट्रॉन कहां आए? इनफाइनाइट से सेकंड में, 6 से 2 में, फिर कहां? फिर कहां? 5 से 2 में, फिर कहां? 4 से 2 में, फिर कहां? 3 से 2 में। ये विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है। और इसको क्या बोले? बामर। हाँ, बानर नहीं, बामर सीरीज। ठीक है ना? बाबर नहीं बे, गजब आदमी हो तुम लोग भी। अच्छा सुन सुन सुन, थर्ड में इनफाइनाइट से गिरे, थर्ड में इसको क्या बोला गया? पाशन। पाशन, पाशन बोलते हैं, पाशन नहीं बोलते, पाशन बोलते हैं। पाशन भी नहीं, पाशन। हाँ, पैशन। पाशन सीरीज। इसमें क्या था? कौन सा रीजन था ये? इंफ्रारेड। कौन सा रीजन था भैया? इंफ्रारेड। ठीक है, इसके ऊपर सब इंफ्रारेड थे क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम था। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पी फंड। ये कौन? ये तो पाशन हो गया। ये कौन था? ये कौन था? ब्रैकेट। अरे क्लियर है? और ये कौन था? पी फंड। अरे क्लियर है? यही लोग थे, ये लोग थे जिन्होंने ये सीरीज बनाई थी। तो इस सीरीज को बनाने के पीछे का कारण क्या था? हमें कैसे पता कि यहाँ यूवी रीजन है, यहाँ पर विजिबल रीजन है, यहाँ पे पाशन है, यहाँ पे इंफ्रारेड है, यहाँ भी इंफ्रारेड है, यहाँ पर भी इंफ्रारेड है। तो उसके लिए सिंपल सी बात हमने करी, एनर्जी डिफरेंस। क्या देखा? एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है कहां से? किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में। तो वो कौन सी सीरीज बन रही है? लाइमैन। और किसी भी रैंडम ऑर्बिट से डी एक्साइटेशन हुआ अगर सेकेंड ऑर्बिट में, तो कौन सी सीरीज बनी? बामर। कौन सी बनी? बामर। और अगर थर्ड में हुआ तो, फोर्थ में डी एक्साइटेशन हुआ तो ब्रैकेट, फिफ्थ में डी एक्साइटेशन हुआ तो पी फंड। तो हमने कहा कि एक जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट कर रहे हैं तो क्या एनर्जी एमिट कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। दे आर एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। क्यों एमिट किए? यहां एनर्जी ज्यादा था, यहां एनर्जी कम हुआ, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अरे देनी पड़ेगी ना। तो कुछ एनर्जी दी है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में मिली हमको? यूवी रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। विजिबल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करने के लिए कौन आता है? फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखोगे? एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा गधा लोग यूज करते हैं। सुनो, इधर ध्यान दो। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर क्या? सुनना ध्यान से। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर क्या? पहले एनर्जी ऑफ फोटोन। अब जो फोटोन यहां निकला है, मैं इस सिचुएशन में पूछ रहा हूं, क्या हायर ऑर्बिट में एनर्जी था? अरे भाई, एनर्जी इन हायर ऑर्बिटल माइनस एनर्जी इन लोअर ऑर्बिटल, इनिशियल माइनस फाइनल, डी एक्साइटेशन हुआ। अगर यही एक्साइटेशन होता, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता, तो क्या वो इसी फोटोन की एनर्जी लेता? लेता ना, सिंपल सी बात है यार। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, इसकी एनर्जी कितनी होती है? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, बोलो 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 बोलो। इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना सब। माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां पे कितना माइनस डालोगे तो क्या प्लस हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। किस में लिखा हूं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में लिखा हूं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं कह रहा हूं एनर्जी ऑफ फोटोन लिखो 1240 अपॉन लेमडा इन, या 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया। अरे कट गया। तो सोच, 1 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन बराबर कितना हो गया? -13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन कर लिए
और ये कितना हो गया, या प्लस 13.6 को कॉमन करो और डिवाइडेड बाई क्या लिख ले, 12,400, और यहां पे क्या हो गया, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। देख फाइनल ऑर्बिट का n छोटा है कि नहीं, डी एक्साइटेशन में, डी एक्साइटेशन में छोटा है ना, अरे क्लियर है क्या। तो इसी को हम ऐसे याद कर लेते हैं कि भैया दुनिया गई भाड़ में, हमको पता है कि डी एक्साइटेशन में एनर्जी, डी एक्साइटेशन में एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी चाहिए होगी, रिलीज होगी ना, 12,400, 12,400। अच्छा बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि इसको याद करो, 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा का स्क्वायर, हो गया डन, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में गिरा तो क्या हुआ, एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन, तो क्या एनर्जी मिलेगी, और छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। किस वेवलेंथ का फोटोन चाहिए होगा, क्या वो हम यहां से बता सकते हैं। चलिए देखिए, अब जब आप यहां पे लेमडा को मीटर में कैलकुलेट करना चाहो, किसमें भाई साहब, लेमडा को किसमें, मीटर में, लेमडा को किसमें, मीटर में, तो क्या मैं यहां पर 10 माइनस 10 नहीं, जब मीटर को लेमडा में रखना था तब ना माइनस 10 किए थे, मीटर को एंगस्ट्रॉन में रखना था तब ना माइनस 10 किए थे, अब एंगस्ट्रॉन की जगह क्या रखना है, मीटर, तो क्या करोगे 10⁻10। अरे दादा हो, अरे पिछला सॉल्व याद करो, 1/λ इन मीटर था ना, तो एंगस्ट्रॉन में रखने के लिए 10⁻−10 किए थे ना, क्यों किए थे भाई, मीटर, एक मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन, 10⁻+10 +10 ना, तुमको यूनिट किस में डालना है, मीटर में कि एंगस्ट्रॉन में, यहां किस में डालना है, मीटर में, तो -10 लगा दें कि +10 लगा दें, ओह गुड जॉब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब पिछली बार पढ़ा रहे थे तब तुमने नहीं पूछा सर मीटर को एंगस्ट्रॉन में रखे हो तो 10⁻−10 क्यों किए हो, 12,400 लिखे थे ना, एक मीटर में 10⁻−10 एंगस्ट्रॉन होता है क्या, 10⁻10 होता है ना, गधा, तुम्हारा रिजल्ट मीटर नहीं है, तुम उल्टा सोच रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट मीटर नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट एंगस्ट्रॉन है, क्लियर है ना, तुमको 10 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू डालनी है, यहां तुमको 10 मीटर की वैल्यू, यहां ये यूनिट किसमें था, एंगस्ट्रॉन में ना, हम मीटर में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, हम यहां लेमडा, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां मीटर में रख रहे हैं। अबे भाई, एक मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन, 10⁻−10 ना, क्लियर है ना, वन वन इन क्या, एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉन, क्लैरिटी है। हमको वैल्यू किसमें रखनी है, मीटर में, किसमें रखनी है, तो उसमें 10⁻10 एंगस्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको यूनिट कन्वर्ट नहीं करना है, हमको यहां जो वैल्यू डालनी है वो वैल्यू मीटर में डालनी है। जब इतना मीटर डालोगे तो कितना एंगस्ट्रॉन मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे ना 10⁻10 से, ये मेरा रिजल्ट किसमें है, एंगस्ट्रॉन में, तो मुझे तो रिजल्ट एंगस्ट्रॉन में ही चाहिए ना, मैं अगर यहां मीटर में डालूंगा तो क्या उसमें मैं 10⁻10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन है 10⁻10। जब तुम यही कैलकुलेशन पीछे कर रहे थे, जब तुम मान लो E = hc/λ निकाल रहे थे, तो यहां पे तुम क्या लिखे थे, 12,400/λ इन एंगस्ट्रॉन ना, क्लियर ना, तो जब लेमडा इन एंगस्ट्रॉन लिखे थे तो क्या लिखे थे, 10⁻−10, वही ऊपर जाके सॉल्व हुआ था तो 12,400 दिया था, क्यों, हमको यूनिट कन्वर्ट नहीं करना है, ये पहले मीटर में था, हमको किसमें रखना है, एंगस्ट्रॉन में, रिजल्ट हमको किसमें चाहिए, मीटर में, तो एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर है, 10⁻−10,
अरे क्लैरिटी है, गड़बड़ाना मत भाई प्लीज यार, होता है बहुत बार गलती होती है। चलो तो यहाँ हो गया 10 to the power 10। अब ये बताओ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 12,400, और ये क्या है, 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा का स्क्वायर। तो 1/λ इन मीटर लिखना होगा, तो मैं कह रहा हूं इसको मैं लिख लूं 13600 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 12400 जेड स्क्वायर 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई क्या? अरे दो जीरो से दो जीरो काट दें, 124 को 136 से डिवाइड करोगे 1.1 मिलेगा, करके देखो। 124 को 136 को 124 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। अरे 1.1 ही तो आएगा। तो देख यहां से एक रिजल्ट बना 1/λ इन मीटर। अरे भैया क्या भैया, 1/λ इन मीटर, ये बराबर हुआ 1.1 इंटू 10 to the power 7 जेड स्क्वायर 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन छोटे से बड़े में जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक्साइटेशन की डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, और बड़े से छोटे में आ रहा है तो फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, छोटा का स्क्वायर अपॉन बड़ा का, छोटा का स्क्वायर माइनस बड़ा का स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसी को बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? राइडबर्ग कांस्टेंट। तो ये लिखा जाता है 1/λ इन मीटर बराबर क्या, आर जेड स्क्वायर 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? देख लो, सोच लो, ठीक है, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? थोड़ा बड़ा है, गणित है थोड़ी सी, बट इसमें कोई खास बात नहीं है यार। बताओ, कुछ टफ लग रहा है? लग रहा है सर? चल नोट कर इसको। और पीछे, हाँ, ये तो बेसिक बेसिक एक्सप्लेनेशन था, ये तो पिछली क्लास का है यार। यहां से करो, यहां से करो। एनर्जी लेवल्स ऑफ, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स ऑफ H and H like atoms। हाँ भाई, बोलो बाबू। हाँ, बहुत सारे लोग का नाम है, अभी और भी नाम है। अब कौन सा वाला? सब सब इनफाइनाइट से ही शुरू होंगे, जैसे पांच के आगे भी, जैसे लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड हो गया, पी फंड के आगे भी, ये कह रहे हो ना? हाँ बहुत सारे हैं यार, इतना ही पढ़ना है अपने को। ऐसा नहीं है कि बस पांच ही ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स का नंबर इनफाइनाइट है। पांच ही पढ़े हैं हम, एक दो और पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स में जब इंजीनियरिंग में थे, तब याद नहीं है नाम। ये क्या है? एनर्जी गैप। अरे समझ रहे हो ना, ये पूरा एनर्जी गैप है बिटवीन ऑर्बिटल्स। बिना लापरवाही के इसको अच्छे से याद करके जाना भाई।
मॉडर्न आसान है। नहीं, बस सिली मिस्टेक से गलतियां हो जाती है कई बार, उसको संभाल लेना बस। हम्म। एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, तरन सर का डायलॉग। खाली मत बैठो, एनसीईआरटी पढ़ो। कैसे पता? यार, मैं तो बड़े दिनों से बीमार था। अपन लोग पता नहीं चलने देते यार, मानो तो बीमार हो, ना मानो तो ना हो। परसों बस मैं थोड़ा पैनिक कर गया था, परसों बहुत दिक्कत हो गया था। परसों रात में ऐसा लग रहा था कि गले में कुछ हो तो नहीं गया है। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा बता दो टीबी, ट्यूमर, कैंसर कुछ हो रहा हो तो। हो गया हो। चले आगे बढ़ा जाए मित्र, अगली स्लाइड लिखो ये। एनर्जी ऑफ फोटोन, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ आया ना हम क्या किए हैं? सर अपन फॉर्मूला याद कर लेते, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो तुम? हाँ, आर राइडबर्ग कांस्टेंट है 1.1 इंटू 10⁻7 वैल्यू होती है। 1/n छोटा का स्क्वायर माइनस 1/n बड़ा का स्क्वायर। समझ के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, है कथा परमार्थ की। हो गया हो, मिटाए, जल्दी लिखो। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन, और एक दो थे। हम्फ्री, हम्फ्री, और कौन था? प्रियांशु। कौन? शुभ काम में देरी क्यों? बर्थडे वड्डे है क्या तुम्हारा? ऐसे ही मन है। हम्म, कौन बोला? कौन बोला? हाँ? हाँ? हायर लेवल का मतलब? हाँ तो कौन हटा दिया? एनटीए से हटा दिया? हो जाए सही से भाई। सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा अगर क्राइसिस किसी ने देखी है तो वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो या जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स के प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं सब। हाँ? किसका? बीपीएससी का? हाँ? हाँ। क्या यार, मतलब। हाँ यार, बिल्कुल यार, सब धांधली है यार, बहुत बड़ी धांधली है यार। बाबू भैया, पैसा बड़ी चीज है। भविष्य मत बर्बाद करो यार। अरे हो गया यार, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ? 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 अभी तो मीटर में है ना। लैम्डा मीटर में निकल के आएगा। लैम्डा मीटर में निकल के आएगा, भांग वांग खा के बैठे हो क्या? अरे हो गया, जल्दी कर भाई। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट,
पी फिन फ्री। ऑनलाइन हो जाए तो अच्छा होगा। ऑनलाइन होना भी चाहिए। हाँ, मतलब स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और ओएमआर भराएगा तुमसे। बैग पागल हो गया? कौन बोला? वीटी सर बोले? क्या चीज? 27 लाख क्या ले आएगा? कहां से 27 लाख कंप्यूटर कहां से ले आएगा? गधेड़े, जबरदस्ती। 27 लाख बच्चों का एग्जाम होगा, वन टाइम नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन वन टाइम क्यों कराएंगे भाई, पागल है क्या वो लोग? शिफ्ट शिफ्ट वाइज कराएंगे। हाँ, एक हफ्ता मान के चलो। जेई में लगभग 14 लाख के करीब का क्राउड है। 5 दिन लिए हैं, 5 दिन लिए हैं, 5 दिन में करा देंगे। हाँ, पीवाई क्यूज। हाँ भाई, चलो आप काम की बात करते हैं मित्र, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सुनो, ये ध्यान दो, सुनो। रेंज ऑफ, मैं एक निकालूंगा सब तुम कैलकुलेट करोगे। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में कहां से कहां गिर रहा है? इनफाइनाइट से कहां पर? वन में ना। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ कब मिलेगी, इनफाइनाइट से वन में कि टू से वन में? या तो इनफाइनाइट से वन, और दूसरा क्या, टू से वन। जब एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ, जब एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, होगा ना? तो बताओ कितना होगा रेंज, बोलो। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एच एटम की बात कर रहे हैं, तो एच एटम में क्या कहेंगे भाई? बोलना, 1/λ इन मीटर बराबर क्या भाई? 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये तो गया, z तो गया, क्योंकि z तो 1 होगा। छोटा कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। अरे क्लियर है? सबसे बड़ा एनर्जी गैप यहां ही है ना? अरे है ना? जब एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा, E इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़े हो? hc/λ। जब निकलने वाले फोटोन का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो जो लैम्डा मिनिमम होगा वो क्या होगा? 1.1 इंटू 10⁻⁷, और यहां पे कितना 1। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1.1 इंटू 10⁻⁷। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7। और यहां कितना? 10/11 लिख लें? अरे 10/11 लिख लें, कितना हो गया लैम्डा मिनिमम? बोल भाई, 0.9 के करीब आएगा। कितना आ रहा है? डिवाइड करो, डिवाइड करो। 0.999। हाँ 10, 11 एक कम है 11, हाँ 0.909 इंटू 10⁻⁷। तो इसको लिख लो 909 एंगस्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं क्या? अरे 10⁻⁻10 लिख सकते हैं ना यार? अरे हाँ ना, तो बोल लो। तो लेमडा मिनिमम कितना होगा? 909 एंगस्ट्रॉन। लेमडा मैक्स, अबे लेमडा मैक्स भाई साहब, लेमडा मैक्स कितना, जब कहां से कहां आएगा? लेमडा मैक्स में कहां से कहां, जब दो से कहां आएगा? एक में। सबसे छोटा एनर्जी गैप तो यही है ना? लाइमन सीरीज के लिए सबसे छोटा एनर्जी गैप है कि नहीं है? एक आ रहा है इनफाइनाइट से, फिर एक आएगा 5 से, 4 से, 3 से, 2 से। सबसे छोटा 2 से एक ही बनेगा ना? तो 1/λ बराबर क्या, क्या लिखोगे? बोल 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 भाई बोल। क्या? 1.1 इंटू इंटू 10⁻⁷। और यहां पे कितना? 1/1 क्या? एन छोटा का स्क्वायर, छोटा कितना है? 1।
माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/λ कितना आ गया भाई? 1.1 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे कितना 3/4। क्लियर है क्या? तो लैम्डा बराबर कितना 4/3 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अरे क्लियर है क्या? कितना आया? कितना आया? कितना आया? 3 एक में 3, 4 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 10⁻⁻7। बोलो तो लैम्डा कितना आ रहा है? कितना होता है? इसको सॉल्व करो, कितना? क्या? सही तो है। तू क्या कह रहा, 4 को नीचे ले आ दूं? दादा हम रेंज बताने के लिए कह रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल डेटा। कितना आ रहा है? 1.212 इंटू 10⁻⁻7। तो हम क्या लिख लें? 1212 एंगस्ट्रॉन। अरे क्लैरिटी है? अरे समझ आया क्या है भाई? 909 एंगस्ट्रॉन से लेकर कहां तक, कहां तक? 1212 एंगस्ट्रॉन तक। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, दूसरी बात ये बताओ, ये जो तुम बवाल काटे हो इतना कैलकुलेट करके, इतना कैलकुलेट करके बवाल काटे हो यहां और वहां, हाँ क्या कह रहे हो? आर के टर्म्स में? क्यों आर के टर्म्स में लिखना है यार? आर तो तुमको डालना ही पड़ेगा ना वैल्यू। हाँ भाई, क्या चीज? राइडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में? अबे तो क्या करना है भाई, 1.17 को आर छोड़ दो ना। अगर मान लो डेटा पूछ भी ले, डेटा पूछ भी ले, तो ये बताओ इनफाइनाइट से वन आए हो? इनफाइनाइट से कहाँ आए हो? वन। वन से इनफाइनाइट जाने में कितना एनर्जी चाहिए? वन से लेकर इनफाइनाइट जाने में कितना एनर्जी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम यहां डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना? कितना भाई? एच सी बाई लैम्डा। हम कह रहे हैं ऐसे लिखो, 13.6 बराबर 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। देखो यही आया है क्या? हाँ भैया, ये देखो ना, 13.6 को इधर ले आओ, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन को इधर लेके जाओ, एंगस्ट्रॉन में वैल्यू। अरे बात समझे? जब 2 से 1 में आया, जब कहां से कहां आया? 2 से 1 में, तो क्या हुआ? जब 2 से 1 में आए तो कितने का एनर्जी गैप था? कुछ याद नहीं है। 2 से 1 में कितने का एनर्जी गैप है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। डेटा याद रहेगा तो बहुत फायदा होगा। क्या करोगे यहाँ पे? 10.2 बराबर कितना? 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। यहां से भी आंसर आ जाएगा। अरे क्लैरिटी है? तुमको रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में आंसर लिखना है, लिखो। कितना बन जाएगा? ये लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहां से लैम्डा बराबर क्या लिखोगे, आर कि 4/3 आर? 4/3 आर। यहां से लैम्डा बराबर क्या लिखोगे? यहां से लैम्डा मीन बराबर क्या लिखोगे? बोल भाई। 1/1/आर। खत्म। अरे क्लैरिटी है? और बताओ। मान लो अगर हम कहें फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम n = 4, या ऐसे लिख के आएगा, फिर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर हीलियम प्लस, फॉर हीलियम प्लस। जल्दी बताओ।
मैं देख रहा था कई सारे पीवाईक्यूज में इस टॉपिक के, कहीं आर के टर्म में तो क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था यार। हाँ, दिया है पीवाईक्यूज में। कितना आएगा आंसर? तो इसमें क्या निकाल रहे थे अभी तक जो नहीं निकल रहा था? 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 27। अरे 27, और यहाँ कितना हो जाएगा? 36 इंटू 9। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 से 12 दूना 24, 12 36, 4 दूना 8, 4 12। तो लेमडा इन मीटर बराबर कितना हो गया? 3/r। लेमडा इन मीटर बराबर कितना हो गया? 3/r। 3/r। सुनो, लेकिन हम पीडीएफ भेजे नहीं थे ना आज का, शायद आज का पीडीएफ नहीं भेजे। मॉड्यूल आयो, मॉड्यूल लो, मॉड्यूल लो, मॉड्यूल लो। हाँ, एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी? हाँ भाई, एक क्वेश्चन है, नहीं देखो तो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, n बराबर 2 से n बराबर 6 तक, n बराबर 6 से n बराबर 2 तक, n बराबर 2 से n बराबर 1 तक, और n बराबर 1 से n बराबर 2 तक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? एमिट्स फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बोलो कौन से वाले में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा? 2 से 6 में, 2 से 1 में, 6 से 2 में, या 1 से 2 में? 6 से 6 से 6 से 2 से 1 में। अरे गधा, अरे गधा भाई, भाई ऐसे करोगे यार, ऐसे करोगे भाई साहब, क्या यार? मतलब ये बताओ, एनर्जी लेवल तुमको अंदाजा लग रहा है? पहला गैप सबसे बड़ा है, -13.6 से कहाँ है? 10.2। उसके बाद 3.4, उसके बाद अरे वैल्यू बताओ। 1.51, फिर 0.84, फिर 0.54, 0.37 ना हो? देख रहे हो यहां से? अरे ये यहां से यहां तक, ये अपने पास कितना है? ये तो गड़बड़ हो गया ना, 3.4। ठीक है, ये बताओ ये गैप कितने का है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सबसे बड़ा गैप यही है ना? इसके इससे बड़ा कोई गैप है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन तो यही मिलेगा यार। तो याद करो थोड़ा डेटा भाई, वरना ऐसे सस्ते सस्ते सवाल, एक एक लाइन के सवाल गलत करके आओगे। क्या चीज? हाँ, 3 से 1 रहता तो वो ज्यादा होता, 1 में जब आएगा तो एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। सोचो बच्चा 2 से 6 में गया, उसको फोटोन चाहिए होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, हो गया। एमिशन की बात हो रही है ना, एमिशन कब होगा? जब जंप करोगे या जब नीचे कूदोगे? नीचे कूदोगे ना, डी एक्साइटेशन में ना। तो पहला तो एक्साइटेशन है, दूसरा डी एक्साइटेशन है कि नहीं है? है। ये सही हो सकता है, ये गलत होगा, ये सही हो सकता है, यही हो सकता है। सोचो तुम यहां 3.4 था,
छठे में 0.37 है, ये गैप तुम्हारे पास है एक। यहां से यहां गिरा, ये बात तो समझते हो ना कि जितना एनर्जी गैप है उसी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा। तो जब यहां से यहां गिर रहा है तो किस एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहां देखो ना एनर्जी डिफरेंस, 3.4 में से 0.37 माइनस करोगे तो 10.2 से ज्यादा मिल जाएगा क्या? नहीं, कॉमन सेंस है यार। एक सवाल देखो, कह रहा है एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम with a principal quantum number n is given by E equals to minus of 13.6 upon n square electron volt. The energy of the photon ejected when the electron jumps from n equals to 3 to n equals to 2. तीन से कहां कूदा है? दो में। तो तीन से दो के बीच का गैप कितना है जी? अरे 340 में से 151 घटाओगे कितना बचेगा? कितना आएगा? 1.1.89 1.89 की 1. अरे भाई 40 है ना यार, और ये 51 है ना, 350 होता तो काम बन जाता अपना। तो कितना हो गया? 100 हो जाता। कितना कम है? 9 कम है, 11 कम है, 89 आएगा। 1.89। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या क्या? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे समझे कि नहीं समझे? इतना ही आसान है। देखो, द स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम दैट हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या वो पीछे वाला सवाल बना सकते हो, रेडियस वाला जो पढ़ के आए थे? रेडियस का रेशियो क्या पढ़े थे? आर बराबर, आर बराबर रेडियस का रेशियो, हाँ, एन स्क्वायर बाई जेड। तो आर वन अपॉन आर टू बराबर एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड टू अपॉन जेड वन। हाँ, एक सवाल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब जानते हैं इतना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन विल बी। हाइड्रोजन कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेगा? देखो, ये कितना है? 10.2। ये कितना है? 1.989। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12.1 आएगा क्या? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। गया कहां? एक से कहां गया? तीन में ना। तो तीन से जब डी एक्साइट होगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस? दो। कितनी? दो। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन कितना है? दो कि तीन? तीन इंटू तीन माइनस एक बटे दो, तो कितना हो गया? तीन। तीन कैसे? एक तो यहां से यहां, क्लियर है? एक यहां से यहां और फिर यहां से यहां। एक हो गया, दूसरा हो गया, और कितना हो गया? तीसरा हो गया। खत्म बात, डन। अरे क्लैरिटी है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। सब ऐसे ही कॉमन सेंस से सवाल बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, सवाल तेज बनाना है तो ऑर्बिटल्स का डेटा याद करना पड़ेगा। क्या है ऑर्बिटल्स का डेटा? चलो बताओ तो, बोलो भाई। पहले वाले का क्या लिखें? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे वाले का -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 54 की 51? 51 ना। उसके बाद 0.84, 0.54, 0.37। अरे ठीक है ना क्या? अरे हाँ वही, याद रहेगा? याद रहेगा? चल गैप बता कितना? 10.2, फिर कितना? 12.1, फिर कितना? 12.1, फिर कितना? बोल 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 भाई। ये कितना है अपने पास? कितना गैप है ये? ये कितना है? 1.89। ये कितना है? ये कितना है? ये छोटा वाला 0.66। तो पूरा कितना हो गया? 10, 6 2 8, कितना? 12.68। नहीं आया? सिक्स कितना? ये कितना? 12 पॉइंट? गड़बड़ गड़बड़ कर रहेगा। यहां से यहां तक कितना? 10.2, 1.89, 0.66 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? या 12.1 में 0.66 ऐड कर दो यार।
यहां हो गया 6, 6 1 7, क्लियर है? 12.67 यार, हाँ 77, 12.77, इतना याद कर लो, इतने से काम बन जाएगा। और तो मतलब ये याद रहेगा तो हम थोड़ा जुड़ा गुड़ा भाग तो कर ही सकते हैं। मेन प्रॉपरली अपने को ये याद रहना चाहिए, और सब हम कर पाएंगे। The transition of state from n equals to 3 to n equals to 1 in a hydrogen-like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from. Infrared radiation will be obtained in the transition from. Infrared कहां से कहां मिलता है? थर्ड वाले में। तो ऑप्शन है 4 से 3, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2। क्या होगा? 4 से 3, 4 से 3। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू द लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कहां से गिरा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कहां से गिरा है? लाइमन में कहां से गिरा है? 2 से, और बामर में 3 से। नहीं आया? आया जी, तुमसे पूछा है, सुनो। हाँ भाई, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू द लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लाइमन में क्या लिखोगे वेवलेंथ? 1 बाई लैम्डा बराबर, बोल भाई। अरे 1 बाई लैम्डा बराबर आर हो गया। हाइड्रोजन की बात हो रहे हैं तो लॉन्गेस्ट तब जब एनर्जी गैप सबसे छोटा होगा। क्या 10.2 का था? अरे था कि नहीं था? अब आमर का कितना है? 1.89, 1.89 ना। चल ऐसे देख, पहले इधर देख, लाइमन का कितना? जनरल जनरल तरह से अपन सवाल सॉल्व करें। 1 बाई लैम्डा आर, लाइमन में मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलेगा जब 2 से 1 में गिरोगे। तो क्या ये 1/4 हो गया? तो 1 बाई लैम्डा बराबर कितना? 1 बाई लैम्डा इन लाइमन है, तो बताओ कितना? अरे भाई 3/4 ना। तो कितना हो जाएगा? 3/4 आर, पहला इक्वेशन। दूसरा 1 बाई लैम्डा इन बामर कितना हो जाएगा? यहाँ आर, यहाँ 1/4 माइनस 1/9, तो कितना हो गया? 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 36, 9 में से 4 जाएगा 5। तो 1 बाई लैम्डा बी बराबर कितना? आर, और यहाँ पे कितना भाई? 9 में से 4 गया 5, 5/36 ना हो, तो कितना आया? तुमको निकालना क्या है? लाइमन टू बामर, लाइमन एंड बामर सीरीज, पहला दूसरा 2/1 कर दो। 2/1 करोगे तो क्या मिलेगा? L बाई लेमडा बी बराबर कितना? 5/36 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। अरे क्लियर है? 4/32, 4×9 = 36, 5/9 त्रिक 27। तो इसमें ऑप्शन है 9/31, 5/27, 3/23, 7/29। निकल गया? बी ऑप्शन हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये फोटोन की तो वेवलेंथ है? किसकी वेवलेंथ है? फोटोन की ना? फोटोन की ना? ये बताओ, लेमडा ऑफ लाइमन अपॉन लेमडा ऑफ बामर इक्वल्स टू 102/189। हाँ 102, 1020, अरे उल्टा लिख दिया, 189/1020। ऐसे भी तो बना सकते हो। अरे फोटोन का ही तो है भाई, 2 से 1 में गिराए हो तो कितना एनर्जी निकला है? 10.2। ये जो कैलकुलेट किए हो ना, ये सब 10.2 के ही बराबर है। अरे आ रहा है, इसी से कैलकुलेट करो यार, तुम छोड़ो। और बताओ, और देखें पीवाईक्यूज में से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है क्या? पीवाईक्यूज में थोड़ा कम सवाल पूछा गया है इस टॉपिक से। हाँ, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक आयन। द एटॉमिक नंबर ऑफ जेड ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज। क्या बना सकते हो? सीबीएसई एआईपीएमटी 2011 क्वेश्चन नंबर 2, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2। The wavelength of first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of second line of Balmer series for hydrogen like ion. The atomic number of Z
ऑफ एच, एटॉमिक नंबर z ऑफ h लाइक आयन इज, क्या निकालोगे? दोनों का लैम्डा बराबर कर दोगे? किसका किसका बराबर करना है? हाइड्रोजन का क्या? लाइमन सीरीज का। तो लाइमन सीरीज का कितना होगा? 1/λ बराबर कितना? r, और यहां 1/1 -1/4। अरे क्लियर है? तो 1/λ ऑफ हाइड्रोजन कितना? 3r/4। इसको बराबर किसको कर दो? सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ h लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब क्या? कितना भाई? 4 से 2। सेकेंड लाइन का मतलब क्या? 4 से 2। फर्स्ट लाइन का मतलब 2 से, मतलब फर्स्ट लाइन कहता तो क्या? 3 से 2। क्लैरिटी है ना? तो सेकेंड लाइन का मतलब, सेकेंड लाइन का मतलब जैसे देखो ये लाइंस हैं, अरे है कि नहीं है? ये तुम्हारे पास लाइमन है ना? लाइमन का फर्स्ट लाइन ये है, यहां से यहां। सेकेंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, फोर्थ लाइन ये है ना? ऐसे ही जब तुम बामर का देखोगे तो फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया। सेकेंड लाइन 4 से कहां आए हो? 2 में, तो क्या लिखोगे? 1 बाई छोटा कितना है? 2 दूना 4 -1/16। तो कितना हो जाएगा? बोलो। यहां r इंटू जेड स्क्वायर ना, r इंटू जेड स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा? r से r कट जाएगा। समझ नहीं आया क्या किया मैंने? हाइड्रोजन का जो लेमडा है, चलो पूरा फ्रेश सॉल्व कर लो। 1/λ ऑफ हाइड्रोजन जो लिख रहे हो वो कितना लिख रहे हो? 3r/4। 1/λ ऑफ हाइड्रोजन लाइक का जो लिख रहे हो वो कितना लिख रहे हो? r/z² कितना? बोलो। बामर ना, 2 दूना 4। कहां से गिरा है? सेकेंड लाइन से। अरे सेकेंड लाइन से ना यार, तो 1/1/16। समझ आया कैसे कर रहे हैं? समझ आ रहा है? n छोटा का स्क्वायर माइनस n बड़ा का स्क्वायर, तो क्या होगा यहां से? बोलो भाई, ये कितना? 16। 16 में से 16 हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया, 3/16 आएगा क्या? 3/16। तो 1/λ ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम का कितना हो जाएगा? r/z² और कितना? 3/16। तो क्या 3/16 और 3/4 r बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे क्लियर है ना? तो 3r/4 बराबर 3r/z²/16। 3r से 3r कट गया, z² बराबर 4, तो z बराबर 2। क्या हो गया? z बराबर 2 मतलब कौन सा एटम है? हीलियम। कौन सा एटम है? हीलियम। सिंपल। when the electron in hydrogen when the electron in hydrogen atom is excited from fourth to fifth stationary orbit, the change in angular momentum of electron। एंगुलर मोमेंटम का चेंज बता सकते हो? क्या लिखोगे? एल बराबर, एल बराबर क्या होता है? NH/2 पाई। एल बराबर NH/2 पाई। कहां से कहां गए थे? ये कल वाली क्लास में भी तो था शायद। बाइंडिंग एनर्जी आ गया। और कौन सा सवाल है इसमें? और देखो, हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉन। हाँ भाई, क्या कह रहा है? हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 16 PYQ का। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ऑफ लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। 975 एंगस्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी मिली? 975 एंगस्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी मिलेगी? बोलो 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 भैया, इतना सड़ा रिस्पॉन्स मत करो। कह रहा हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉन। एक 975 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ का क्या मिला है अपने को? क्या मिला है? फोटोन। क्लियर है ना? तो उसने कुछ एनर्जी दी होगी, उस एनर्जी की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। कितनी एनर्जी दी? कितनी एनर्जी दी? सोचो। इस फोटोन की एनर्जी की वजह से क्या एक्साइटेशन हुआ है? एक्साइटेशन हुआ है ना? कौन से ऑर्बिट में जाएगा? कौन से ऑर्बिट में जाएगा? कैसे निकालोगे? कितना एनर्जी दिए? लैम्डा बराबर 975 एंगस्ट्रॉन दिए हो ना, तो इसको ऐसे लिखो 1/975 इंटू 10 टू दी पावर लैम्डा इन मीटर रखना है ना, लैम्डा इन मीटर। तो ये किसमें था? एंगस्ट्रॉन। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -10। और यहां पे कितना?
बोलो भाई बोलो। आर और कितना? हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है? हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है। तो आर की जगह क्या लिख लोगे? 1.1 इंटू 10⁻7। छोटा का वैल्यू 1 है और बड़ा का वैल्यू अपने को पता नहीं है। एन बड़ा का स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? एन बड़ा निकालना पड़ेगा कौन से ऑर्बिट में गया। एक तो ये कॉमन तरीका हो गया। दूसरा, तुम डायरेक्टली ई बराबर क्या करो? एच सी बाई लेमडा, या 12,000 नैनोमीटर में दिया है ना, एंगस्ट्रॉन में 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। बताओ एनर्जी कितना आ रहा है भाई? हाँ, ये कितना 9,975 है ना? 975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, कितना आ रहा है? 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो कौन से ऑर्बिट में गया होगा, कौन से ऑर्बिट में गया होगा? देखो, क्या ये 12.77 हो गया? हाँ, कौन से में चला गया? फोर्थ में। फोर्थ में। यहां कितना चाहिए? 12.77। तुम दिए कितना हो? 7.1 दिए हो ना, तो यहां नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, थर्ड में ही रहेगा। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस देगा? 3 से यहां आया, 3 से यहां आया, फिर यहां आया, कितनी देगा? 3। अगर कम रह गया तो एक्साइट नहीं होगा, हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा। भाई यहां जाने के लिए कितना चाहिए था? 12.77। इसी वजह से हम कहे हैं कि ये गैप जरूर याद कर लो। ये गैप याद करोगे तो तुम्हारा सवाल देखो कितना छोटा बन जाएगा यहां से। अरे देख पा रहे हो? 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, नहीं आया? 12.74 आ रहा है, कितना आ रहा है? 7.1। तुमको एक्साइट होकर चौथे में जाने के लिए कितना चाहिए? 12.77। तो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो थर्ड में ही रह जाएगा, सेवन फोर्थ में नहीं जाएगा। तो तीसरे से कितना देगा? 3। दैट्स इट, इतना ही करना है। लेकिन जब डेटा याद रखोगे तब, अदरवाइज कॉमन तरीका ये है, यहां से तुम क्या करो, सब माइनस करके एन बड़ा निकालो कि बड़ा कहां जाएगा। तो जब बड़ा तुम निकालोगे तो ये 3.8 के करीब मिलेगा। बात समझे ना? तो 3.8 का मतलब 4 नहीं है, 3.8 का मतलब 3 है, 3.9 का मतलब भी क्या है? 3 है। 4 में जाने के लिए एनर्जी का जो ऑर्बिटल का नंबर निकल के आ रहा है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 3.99 भी रहा तब भी तुम उसको 4 कंसिडर नहीं कर सकते, उसको 3 ही कंसिडर करोगे। अरे क्लियर है ना? वैसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं कि वो आराम से आपके जो याद किए गए डेटा हैं उसमें सेट हो जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 था। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन का मतलब कहां से? लास्ट लाइन का मतलब कहां से? इनफाइनाइट से। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब कहां से आए हो? इनफाइनाइट से। लास्ट लाइन ऑफ बामर में कहां से आए हो? इनफाइनाइट से। लाइमन में इनफाइनाइट से 1 आए हो, बामर में इनफाइनाइट से 2 आए हो। अरे आए हो? तो एक में हो गया 1/4 और एक में रहा 1। तो कितना आंसर हो जाएगा? और तो सब कट ही जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था? 27 था ना, तो आंसर हो जाएगा ए 4। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो कितना होता है? 1:-1। 1:-1 नेता, बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, ऐसे दिया रहे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, क्या निकाल पाएंगे? एम्स 2019 में पूछा गया था। फॉर विच ऑफ द फॉर नीट 2020 में पूछा गया था, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? ड्यूट्रॉन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। किसके लिए भाई?
क्वेश्चन नंबर 47, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? ड्यूट्रॉन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाँ सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन, नियॉन के आउटर ऑर्बिट में नोबल गैस है, तो कितना हो जाएगा? हाँ तो खत्म। इधर तो लेटेस्ट टाइम में पूछा नहीं गया है, बट याद रखिएगा इधर ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इधर काफी टाइम से ये पूछा नहीं गया है। 23 में इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन, हाँ भाई, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा है 23 में। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज, हाँ भाई, वेवलेंथ कब छोटी होगी? जब एनर्जी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो लाइमन सीरीज की, सॉरी बामर सीरीज की सबसे छोटी एनर्जी, सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? सबसे छोटी वेवलेंथ, हाँ सबसे छोटी वेवलेंथ कब होगी? जब इनफाइनाइट से कहां होगे? बामर का मतलब इनफाइनाइट से दो, बामर है, इज लैम्डा, इनफाइनाइट से दो का मतलब लैम्डा, ठीक है ना। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, ब्रैकेट में चार है ना, तो इनफाइनाइट से कहां है? चार, दोनों का रेशियो कर दो। अरे बात समझे, एक में लैम्डा है दूसरे में लैम्डा डैश हो जाएगा, यही सवाल है, इतना ही है तुम्हारे एटम्स में। क्लियर? तो कंसिस्टेंटली ये देखने को मिल रहा है कि इसमें से दो टॉपिक से सवाल बिल्कुल नहीं पूछा है। जो एटम्स के दो पार्ट हैं, एक का नाम है रिकॉइल वेलोसिटी और एक का नाम है रिकॉइल वेलोसिटी और एक का नाम है तुम्हारे पास एटॉमिक कोलिजन। ये दो टॉपिक्स हैं जिनसे कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी एंड ऑफ द टाइम जाके जब सेशन खत्म हो रहा होगा, अपना मॉडर्न खत्म हो रहा होगा, तो एक लेक्चर लेके मैं वो दोनों करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब न्यूक्लियस, अब अगली वाली क्लास में मंडे को न्यूक्लियस, ठीक है, एक लेक्चर का है न्यूक्लियस, मंडे को पढ़ खत्म करेंगे।